हेलो जय हिंद एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इस पर लाइक कर दीजिएगा और इस पर सब्सक्राइब करके इस बटन दिख रहा होगा रेड कलर का लाल कलर का, इस पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपका फ्री में तुरंत आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो हम लोग कर रहे हैं जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ कर रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो 2009 से 2022 तक का होगा। आप सोच सकते हैं कि इससे बाहर कहाँ पूछ सकता है। अगर 10-12 साल का क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो इससे रिपीटेड तो किसी से आप पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन हो या 9th हो या 10th हो या 12th हो, किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे बाहर आप लोग को कहीं जाने वाला नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप इसका 5 जो है से यानी कि भाग 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो तो टेलीग्राम या कहीं भी सोशल मीडिया पर टेलीग्राम इंस्टाग्राम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के एक बार देख लीजिए, इसको आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ आप जाके जुड़ जाइएगा। और फिर में एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का पीडीएफ और डाउट हो ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो आप लोग जानते हैं कि 1 से 15 क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि 15 क्वेश्चन जो ऐसा था जो 2 नंबर का था, उसमें से 10 ही को क्वेश्चन का जवाब देना होता है और यह 20 मार्क्स था। नेक्स्ट है कि 16 से 18 तक क्वेश्चन था जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसको आप लोग 5 नंबरिया कहते हैं, वो 5 मार्क्स का होता है। वो उसमें से जो 2 ही नंबर 16, 17, 18 ये 3 ही क्वेश्चन देना होता है और अथवा करके क्वेश्चन जो है 5-6 को दिया रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये भी आप लोग देख रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 16 क्वेश्चन का अथवा, यानी कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, तो आज कर रहे हैं कुछ 16 का अथवा का। तो क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोम गुणसूत्रीय विकार। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन 16 का अथवा क्या है, कहता है कि क्रोमोसोम गुणसूत्रीय, जिसको क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है संख्या। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर संख्या पूछे, अगर क्या पूछे, संख्या पूछे तो ये 46 होगा। अगर इसको जोड़ा पूछे, क्या पूछे, जोड़ा पूछेगा, जोड़ा में, तो जोड़ा में जो होगा वो होगा 23। कितना होगा, तो जोड़ा में 23 होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को, आप लोग मेरी बात माने तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कहीं भी पढ़ा कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब देखिएगा ध्यान से तो वो दिमाग में रहता है। और ध्यान से क्वेश्चन एग्जाम में पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। और ध्यान से जब पढ़ जाइएगा तो क्वेश्चन को समझने के बाद मेरा 110% गारंटी है कि आप लोग क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो क्वेश्चन 16 है कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र विकार से आप क्या समझते हैं, गुणसूत्र विकार से क्या समझते हैं। निम्नलिखित गुणसूत्रीय विकार के कारणों एवं असमान के लक्षण, यानी कि समान लक्षण नहीं के कारण, यानी कि डिफरेंट के कारण, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में व्याख्या करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। और जो हम कर रहे हैं ये 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो आप लोग जाकर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। तो पहला है कि क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र विकार। तो मानव शरीर में, यानी मानव मतलब हम लोग के शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़ों क्रोमोसोम, संख्या में कितना है, तो संख्या में 46 होगा। तो 23 जोड़ों क्रोमोसोम की संख्या या संरचना मतलब होता है आकार, किसी प्रकार के परिवर्तन से, किसी प्रकार का मान के चलिए बदलाव हो गया, उसमें 46 की जगह 45 क्रोमोसोम हो गया, 47 हो गया। तो इस प्रकार के उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के बीज संयोजन से यानी कि सही से नहीं मेल खाने से जो होता है, क्या होता है, उनमें गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है। एक बार और पढ़ लेते हैं कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 क्रोमोसोम, कितना, तो 23 क्रोमोसोम की संख्या संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन, यानी कि 23 क्रोमोसोम जोड़ा में उसमें से किसी भी प्रकार का जो है सो छेड़छाड़ या परिवर्तन या बदलाव हो जाता है। 23 की जगह 22 हो जाता है या 24 हो जाता है, उसका
अगर संख्या में 47 यानी तो 45 यानी घट बढ़ जाता है। इस तरह के क्रोमेटिड वियोजन में होने वाली गड़बड़ी से यानी कि क्रोमोसोम में होने वाली गड़बड़ी से जो है सो संतति में यानी कि जो संतान उत्पन्न होता है उसमें एक क्रोमोसोम को कमी हो जाता है या वृद्धि हो जाता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य में जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसी से जो सो क्रोमोसोम की गड़बड़ी से ही किन्नर पैदा हो जाता है। तो कहीं को देखिएगा कि कहीं बच्चा यानी कि मानव जैसा वो नहीं दिखता है, क्रोमोसोम की गड़बड़ी से ही कुछ भी होता है। आज देखिएगा कि पहले करेली छोटा छोटा आता था, लेकिन अब करेला आता है लौकी इतना इतना बड़ा। क्यों? कि उसके लौकी वाला गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम होता है वो लौकी करेली में डाल दिया गया है। इसके कारण उसका लंबाई जो है सो लौकी की तरह यानी कि कद्दू की तरह हो गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, पहला में है डाउन सिंड्रोम दिया गया है। तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है? तो इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं से नहीं पढ़ना होता, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में यहीं से बनता है। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में 4 को दे देगा और इसमें से एक रहेगा मंगोलिज्म। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब ना। तो मंगोलिज्म है क्या है? तो डाउन सिंड्रोम को जो है मंगोलिज्म भी कहते हैं। यह सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के विकसित होने से होता है। यह जो है जी मान के चलिए 23 गुणसूत्र होता है, जिसमें से क्या होता है 21, 22 और 23। तो ये जो होता है 21 पीछा वाला, वो सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के विकसित होने से यानी कि यह डेवलप हो जाता है। इसी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। यह म्योसिस के द्रव्यमान गुणसूत्र के नॉन डिसजंक्शन द्वारा होता है। ऐसे व्यक्ति में छोटा कद यानी कि शॉर्ट स्ट्रक्चर, छोटे गोले या सिर वाला छोटा कान या खुला मुंह या बाहर की ओर निकला हुआ लोअर लिप, जीभ बाहर निकला हुआ, गर्दन छोटा जैसे प्रमुख लक्षण होते हैं। यानी कि लक्षण इनके डाउन सिंड्रोम का पूछा जाता है कौन कौन होता है। तो इसके जो लक्षण होता है वो छोटा कद का होगा यानी कि बौना कद का आदमी होगा, छोटे गोल सिर वाला होगा यानी कि उसका जो माथा होगा छोटा होगा लेकिन गोल होगा, छोटा कान होगा उसका, खुला टाइप का मुंह होगा, हमेशा मुंह खुला रहता होगा, बाहर की ओर निकला हुआ मुंह रहेगा, लोअर लिप यानी कि जीभ रहेगा बाहर की तरफ खुला हुआ, और उसके गर्दन छोटा होगा यानी कि एकदम नहीं कहते हैं घेट बैठा, तो घेट बैठा टाइप का रहेगा। जैसे प्रमुख लक्षण होते हैं इनके डाउन सिंड्रोम को। तो इसमें क्या होता है? तो 21 क्रोमोसोम यानी कि 21 गुणसूत्र होता है उसको विकसित हो जाने से। चलिए नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऐसे आनुवंशिक विकास वाले मनुष्य में एक गुणसूत्र, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम, कहने का मतलब है कि 23 जोड़ा के जगह पर कितना आ जाता है? तो 24 आ जाता है। क्वेश्चन यही कहता है कि ऐसे आनुवंशिक विकार यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो मनुष्य में एक अतिरिक्त मतलब एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की संख्या होती है, अर्थात कुल 47 हो जाता है। कितना होता है? तो 46 होता है, लेकिन कुल 47 हो जाता है। इसके जगह पर 47 क्रोमोसोम की संख्या होती है, अर्थात कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में मादा लक्षण, ऐसे व्यक्ति में क्या होता है? तो मादा लक्षण भी प्रकट होते हैं। मादा लक्षण मतलब कहते हैं, आप लोग को पता होगा नर मतलब क्या होता है? नर और मादा मतलब क्या होता है? तो नर कहते हैं मेल को, क्या कहते हैं? नर कहते हैं मेल को कहते हैं, और मादा कहते हैं फीमेल को। फीमेल मतलब होता है महिला यानी मादा, और नर मतलब क्या होता है? तो पुरुष होता है। ये साइंस का लैंग्वेज है। क्या है? साइंस का लैंग्वेज है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो संख्या 46 से बढ़कर कितना हो जाता है? तो 47 हो जाता है। इसी के कारण जो सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाता है, जो गुणसूत्रीय विकार है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसी का 3 है कि टर्नर सिंड्रोम आप किसे कहते हैं? ये काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है हर साल। आप लोग किसी भी ईयर का, किसी भी साल का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, और बिलीव नहीं होगा तो आप 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन उठाकर बायोलॉजी का देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन है कि नहीं, फिर आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, क्योंकि भाइयों और बहनों का जो है सो सपोर्ट हो जाए, उसका भी मदद मिल जाए। इस विकार का यानी कि टर्नर सिंड्रोम विकार का कारण एक क्रोमोसोम का अभाव। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? एक क्रोमोसोम यानी कि 46 की जगह क्या होता है? 47 हो जाता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इस विकार के कारण एक क्रोमोसोम का अभाव होता है, यानी कि 46 में से घट जाता है एक, तो बच जाता है कितना? 45 क्रोमोसोम बच जाता है। 45 क्रोमोसोम बच जाता है।
45 क्रोमोसोम की स्थिति होती है, ऐसी नारी बांझ होती है, ऐसी नारी बांझ होती है। तो आप लोग गांव में देखिएगा कि बांझपन जो होता है वो किस में, तो उसको क्रोमोसोम की कमी हो जाता है, 46 के जगह 45 उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसके कारण वह बांझपन होती है। क्योंकि अंडा से अल्प विकसित मतलब उसका जो अंडा होता है ओवम में, वो अल्प विकसित यानी कि पूरा विकसित अल्प विकसित रह जाती है, यानी कि पूरा विकसित नहीं हो पाती है। और इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव होता है, यानी कि लैंगिक जनन का उसमें संतान उत्पत्ति करने की जो है उसमें लक्षण नहीं आ पाता है, अभाव होता है, कमी होता है। तो आई होप तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलें करते हैं नेक्स्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम से संबंधित आप लोग को हेल्पफुल होगा। और एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी जुड़ जाइएगा। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, तो वहाँ आप लोग को फ्री में PDF प्रोवाइड कर जाएगा ये सभी का। चलो नेक्स्ट है, और इसी पर 10th का भी तैयारी कराया जाता है। तो थोड़ा सा जो है सो अभी कुछ समय का इशू है, इसी के कारण जो है सो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि अनुकूली विकिरण क्या है, उचित उदाहरण देकर समझावे। अनुकूली विकिरण क्या है, उचित उदाहरण देकर समझावे। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण, जिसको एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन, जिसको अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, तो एक बार और रिवीजन कर देते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत है कि आपको क्वेश्चन एक भी छूट नहीं पाए एग्जाम से। तो एक विशेष भूभौगोलिक यानी कि पृथ्वी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के यानी कि अलग अलग जातियों के विकास प्रक्रम एवं एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित यानी कि फैल जाना अनुकूली विकिरण एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना जैसे एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी कि दिखाता है। डार्विन अपनी यात्रा के समय, डार्विन जो अपनी यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, उसके दौरान गैलापागोस द्वीप पर थे, जहां उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विविधता मतलब अलग ही प्रकार का उसमें जो है लक्षण देखा। विशेष रुचि की बात यह थी कि यानी कि विशेष रुचि की बात यह है कि उन्होंने एक काली चिड़िया को देखा। विशेष रूप से आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि अचंभा में रह गए। उन्होंने महसूस किया यानी कि फील किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फिंच भी पाए जाते हैं। फिंच क्या है, तो एक पक्षी है जो यात्रा करते समय उन्होंने देखे थे डार्विन साहब ने। तो जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकलित किया था वे सभी उसी द्वीप में विकसित हुआ था, यानी कि जितने भी हुए सभी को सभी देखते थे और उसमें क्या कि उसमें परिलिखित करते थे, वो सभी के सभी उसी द्वीप पर रहते थे। तो उस द्वीप का नाम पूछा जाएगा तो उसके द्वीप का नाम क्या है, तो गैलापागोस द्वीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यही पक्षी है, देख लीजिए। फिंच पक्षियों की चोंच की विविधता को डार्विन ने गैलास में, यानी कि पक्षी सेम है लेकिन उसके अलग अलग प्रजातियां देखा गया। देखिए इसका चोंच कैसा है, इसका चोंच देख लीजिए और इसका भी चोंच देख लीजिए। तो पूछा जाएगा कि पक्षी के चोंच किस में रूपांतरित हो जाता है, दांत किस में रूपांतरित हो जाता है। तो पक्षी का जो है सो दांत नहीं होता है, बल्कि वो दांत जो है सो उसका चोंच में रूपांतरित करने का मतलब है कि उसका दांत जो है सो चोंच बन जाता है, या चोंच उसका बन जाता है। क्या बन जाता है, चोंच उसका बन जाता है। पहला इस टाइप का था, दूसरा इस टाइप हो गया, तीसरा जो इसका छोटा, यानी कि इसमें आप गौर से देखिएगा तो इसका चोंच जो है, इसका चोंच ये थोड़ा सा बड़ा टाइप का है। क्या है, इसमें बड़ा टाइप का है। और इसमें देखिएगा तो इसका थोड़ा सा स्मॉल हो गया, और इसमें देखिएगा तो साफ छोटा हो गया, इसमें छोटा हो गया, और इसमें जो है छोटा होकर यह क्या हो गया, तो लंबा हो गया। क्या हो गया, लंबा हो गया इसमें थोड़ा सा इसके मुकाबले। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ये पक्षी मूलतः बीज भक्षी विशेषताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलाव के साथ अनुकूलित हुई है, और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट भक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया है। कहने का मतलब है कि इसका धीरे धीरे देखिएगा, इसका चोंच नीचे है, फिर इसका ऊपर है, फिर इसका नीचे है, फिर इसका लंबा कर दिया। यानी कि यह मूलभूत बीज भक्षी होता है, यानी कि इस चोंच से बीज निकाल सकता है खोद करके, और इससे जो है
कीट पतंग पकड़ सकता है। तो ये आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली फिंचर, ये शिशुधानी है, उसके बाद क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, अनुकूली विचरण है, ये शिशुधानी बीच में है और इस पर जो है एक दूसरे का देखिए किस तरह आश्रित है, किस पर कौन आश्रित है ये दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि एक अन्य उदाहरण उसी का है कि एक अन्य उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल शिशुधानी प्राणियों का है। जो अधिकांश पशुपियल है, क्या है, मार्सुपियल है, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी कि भिन्न मतलब एक दूसरे से अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। एक पूर्वज जिसको खानदान कहते हैं, क्या कहते हैं, पीढ़ी भी कहते हैं पढ़ाई की भाषा में। और आप लोग को समझाने के लिए एकदम आसान तरीका में शब्द का यूज करते हैं खानदान, जिसको खानदान कहते हैं एक पूर्वज। आप लोग गांव में सुनते होंगे एक पूर्व प्रभाव से विकसित हुए हैं और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीप है और तो सभी को ऐसे ऑस्ट्रेलिया के द्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी द्वीप है और ओशिनिया भी एक द्वीप है। तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ तो बायोलॉजी पढ़े हैं, तो लेकिन द्वीपों की संख्या कितना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं तो ज्योग्राफी भी हम जल्द से जल्द करा देंगे। हमारा सिद्धांत है कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से समझ नहीं छूटेगा। तो 10th में हम जियोग्राफी करा दिए हैं, तो इसमें तो साइंस होगा और 12th में और मैथ फिजिक्स होगा, इतना ही होगा। तो इसमें जियोग्राफी आता है, आप लोग तो पढ़े होंगे, तो आप लोग बताइएगा पढ़े होंगे 10वां में कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ये आसान है। अंतर्गत हुए हैं जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि अलग थलग जगहों में प्रकट होते हैं तथा अभिसारी विकास कहा जा सकता है। क्या अभिसारी विकास कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रास्तनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करती है, जिनमें से प्रत्येक मेल को मार्सुपियल के समान देखते हैं, यानी कि सभी मेल जो है सो, मेल मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, मेल मतलब होता है पुरुष, सभी एक समान दिखते हैं मार्सुपियल पक्षी के टाइप का। तो ये थोड़ा 5 नंबर का होता है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, इसका आंसर भी बड़ा रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैव प्रौद्योगिकी, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा का क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जातीय विविधता का पारितंत्र में आप क्या महत्व है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया। जैव प्रौद्योगिकी पहला नंबर तो क्या है, उसका आंसर देना होगा। उसके बाद देखिए जातीय विविधता मतलब एक ही जाति में कैसी तरह की विविधता, यानी कि अलग अलग दिखाई देता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन, यानी कि टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, वर्णन मिलता है, यानी कि उसमें जैव प्रौद्योगिकी में उस तकनीकों का वर्णन यानी कि विस्तार से मिलता है जिसमें जीवधारू या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हैं मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रम हो, यानी कि जिसको प्रोसेस का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। तो मानवांशिकी द्वारा तैयार इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का उपयोग मधुमेह, जिसको डायबिटीज इंग्लिश में कहते हैं। तो मधुमेह मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन डायबिटीज बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि गांव में 1-2 मरीज मिल ही जाता है डायबिटीज का। तो इंसुलिन का उपयोग मधुमेह का उपचार के लिए किया जाता है। इंसुलिन एक दवाई है और इंसुलिन हमारे हार्मोन भी है जो शरीर से रिलीज करता है। तो इंसुलिन का उपयोग जो है मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में यानी कि लैब में इंसुलिन के जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया गया है। इंसुलिन के जीन का कृत्रिम संश्लेषण मतलब बाहर से वैज्ञानिक द्वारा संश्लेषित किया गया है, बनाया गया है। और इस संश्लेषित जीन को क्या कहते हैं, तो इकर्निया कोयल जीवाणु यानी कि कैप्लोजिज्म में जोड़कर ह्यूमन इंसुलिन यानी कि मानव के इंसुलिन का निर्माण किया जा रहा है। सूक्ष्म जीव मतलब सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, जीव मतलब जंतु। सूक्ष्म जीवों जैसे इंसुलिन से मनुष्य में एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाएं यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इंटरफेरॉन क्या होता है, तो यह कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिनका आणविक भार लगभग 20,000 होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन के एक अन्य नाम से जाना जाता है तो इंटरफेरॉन, और पूछा जाएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन या इंटरफेरॉन का आणविक भार लगभग कितना होता है, तो वो 20,000 होता है। ये 3 ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाएगा। इसका उपयोग कैंसर विशेषकर हेयरी सेल ल्यूकीमिया
के उपचार के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरफेरॉन का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है, तो विशेषकर हेयरी सेल जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं या कैंसर के विशेषकर उपचार के लिए इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है, यानी कि कोबाल्ट 16 का 60 का कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कर इंटरफेरॉन का उत्पादन किया जाता है। क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कर इंटरफेरॉन का क्या किया जाता है, तो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन किया जाता है। आगे है कि मानव वृद्धि हार्मोन। अब मानव वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, जिसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो इस हार्मोन का उपयोग बौनापन दूर करने के लिए किया जाता है। मानव वृद्धि मतलब यही, इसी से पता चल रहा होगा, वृद्धि मतलब बढ़ाने वाला। तो मानव जाति को बढ़ाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं हार्मोन का उपयोग बौनापन को, यानी कि मानव वृद्धि हार्मोन का उपयोग कहाँ होता है, तो बौनापन यानी कि बंठापन दूर करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इस हार्मोन का उत्पादन मनुष्य बैक्टीरिया में जीन क्लोनिंग द्वारा किया जाता है। जीन क्लोनिंग द्वारा किया जाता है, यानी कि उसका जीन लेकर इसका जीन। अब पहले ही क्वेश्चन में बता दिए हैं कि मानकर चलिए क्या है, नहीं बन पाया सही से। मान लीजिए ये करेली है, क्या है, ये करेली है, और ये कद्दू है। क्या है, ये कद्दू है। क्या है, ये कद्दू है। तो इसका वाला पहले करेली जो आता था, जो छोटा छोटा आता था, क्या आता था, छोटा छोटा करेली आता था। लेकिन इसका वाला जीन लेकर इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका साइज लेने लगा है ये, और इसका सिर्फ इसका साइज वाला जीन जो है सो निकाल कर इसमें लगा दिया है, जिसके बौनापन इसका दूर हो गया और बड़ा बड़ा करेली होता है। तो यही होता है जीन क्लोनिंग, यानी कि एक जीन दूसरे में कन्वर्ट कर देना, यही जीन क्लोनिंग कहलाता है। आगे है टीका या वैक्सीन। टीका वैक्सीन उसी को कहते हैं जिसको सुई लगाना कहते हैं। टीका या वैक्सीन निर्माण, वैक्सीनेशन प्रिपरेशन। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई प्रकार के वैक्सीन बनाए गए हैं। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई तरह के वैक्सीन बनाए गए, जैसे कि कोरोना वैक्सीन हो गया वर्तमान में ले लीजिए तो उदाहरण, जैसे हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, इसको स्मॉल पॉक्स, HIV, एड्स। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और एड्स जो होता है HIV के कारण ही फैलता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और RBC का होता है रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, जिसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। 80 से 120 दिन होता है। वायरस से आनुवंशिक अभियांत्रिकी, यानी कि हार्पिज आदि के लिए ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया तथा वायरस से आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा टीका बनाना आसान है, सस्ता तथा निरापद होता है। नेक्स्ट है आणविक निदान। अब इसका निदान क्या है, तो किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए उनकी पहचान के लिए टेस्ट कराया जाता है। यानी कि किसी रोग को, अगर किसी रोग दिख रहा है तो उसको क्या करेंगे, किसी व्यक्ति में रोग दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति जो है सो रोगी धीरे धीरे होते जा रहे हैं, यानी कि कुछ इफेक्टेड टाइप का दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो पहले उसके लिए टेस्ट यानी कि जांच कराते हैं। RDNA यानी कि राइबोज डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्रौद्योगिकी, यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट, यानी कि इलिसा तकनीक से विभिन्न प्रकार के रोग की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक्स। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, एंटीबायोटिक्स क्या है, तो एक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्मजीवियों द्वारा, सूक्ष्मजीव मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब कहता है छोटा, जीवियों द्वारा बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है, तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है। क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीबायोटिक्स क्या है, तो ये एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्मजीवियों द्वारा बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने या उन्हें मारने के लिए किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन, एरिथ्रोपिन। ये सब क्या है, तो एंटीबायोटिक्स को रासायनिक रूप से मारने के लिए किया जाता है। यह एक रासायनिक पदार्थ है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है कि उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कि न्यूनतम संलक्षण, जिसको एड्स क्या है, इसके रोगाणुकारक या प्रसारण मतलब फैलने से रोकना है। रोगात्मक परिलक्षण और रोग लक्षण एवं उपचार पर एक टिप्पणी प्रस्तुत करें और एड्स के रोकथाम पर उपाय लिखे। यानी कि एड्स को कैसे फैलने से बचाया जा सकता है, ये सब के बारे में लिखना है।
तो चलिए शुरू करते हैं कि एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, अर्थात अर्जित प्रति रक्षा न्यूनता संश्लेषण तो उत्पन्नकारी जीव एड्स के एक विषाणु से होता है। एड्स क्या होता है, एक विषाणु से होता है, वह विषाणु का नाम है HIV, जिसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अथवा मानव प्रति रक्षा न्यूनतम विषाणु कहते हैं। तो हिंदी में उतना समझ में नहीं आता होगा तो इतना लिख दीजिएगा, अथवा मानव प्रतिरक्षा नियंत्रण विषाणु कहते हैं। एक बार शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद यानी कि इम्यूनोडिफेंसी वायरस एक बार शरीर में प्रवेश कर जाने पर यह बाद में विषाणु संक्रमित व्यक्ति के देह तरलों तथा रक्त कोशिकाओं में पनपता है। तरल तरल मतलब जो बहने वाला चीज होता है, तो ब्लड क्या है, एक तरल संयोजक है। उसके बाद है कि संचार विधि। संचार विधि तो एड्स का संचार निम्न में से एक प्रकार का हो सकता है। पहला है कि प्रभावित व्यक्ति से यौन संपर्क होने पर यानी कि कैसे यह फैल सकता है। तो जिस व्यक्ति को यह एड्स हुआ रहेगा, अगर उससे आप यौन संपर्क करते हैं, आप लोग समझ रहे हैं यौन संपर्क जो संतान उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उससे बचना होगा। उन्हीं सुइयों का प्रयोग करना जो प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई, मानकर चलिए एड्स किसी का हो गया है और उसको जो है सो जो इंजेक्शन लिया है वही इंजेक्शन से आप भी इंजेक्शन ले लिए, तो ऐसे में फैल सकता है। ऐसे रक्त का शरीर में चढ़ाना जिसमें एड्स के वायरस मौजूद हो, यानी कि मानकर चलिए किसी व्यक्ति में एड्स है और उसका ब्लड आपके शरीर में चढ़ा दिया गया, तो उससे भी हो सकता है। किसी प्रभावित व्यक्ति से लिए गए अंगों का प्रत्यारोपण, मानकर चलिए किसी व्यक्ति का एड्स हुआ है और उस व्यक्ति से आप किसी अंग डोनेट करवा के अपना में लगवा लिए, वैसे भी हो सकता है। कृत्रिम वीर्य सेवन से, मानकर चलिए किसी पुरुष का है और उसका सेवन जो है शुक्राणु यानी कि सीवम जिसका वीर्य कहते हैं, उसका भी वीर्य ले लिए, तो उससे भी हो सकता है। यानी कि प्रसव के समय माँ से बच्चे में पहुंचना, और मानकर चलिए किसी माँ का एड्स हो गया है और बच्चा को जन्म देती है, तो उसका भी जो नाभि नाल जब करता है तो उसका ब्लड टच होता है, मिल जाता है, जिसके कारण बच्चा में भी वह एड्स फैल जाता है। तो इस कारण था, ये सब कारण था एड्स को फैलने के लिए। तो आप लोग भी इस पर जागरूकता फैलाइएगा। नेक्स्ट है प्रगटन काल, यानी कि औसत समय 28 महीने का है। हालांकि यह 15 से 57 महीने तक कम या अधिक हो सकता है। यानी कि यह 28 महीने का होता है, जिसमें हालांकि यह 15 से 57 महीने तक या अधिक हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है। इसका लक्षण क्या है, तो पीड़ित व्यक्ति में निम्न में से एक या अधिक लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। एक प्रकार का फेफड़ों का रोग हो जाता है। एड्स में क्या होता है, तो एक प्रकार का फेफड़े का रोग हो जाता है। त्वचा का कैंसर हो सकता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस टिश्यू में प्रॉब्लम आ जाता है, नर्वस तंत्रिका सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है। मस्तिष्क में बहुत क्षति हो सकती है, जिससे याददाश्त खत्म हो सकती है। बोलने की क्षमता जाती रहती है और सोचने की शक्ति भी नहीं रहती है, यानी कि सोच भी नहीं सकते इसमें। और याददाश्त यानी कि आप सब चीज़ भूल रहे होंगे। और गंभीर मामलों में लसिका ग्रंथियाँ जिसको लिम्फ नोड्स सूज जाती है, यानी कि सूज जाती है यानी कि सड़ जाता है तथा बुखार होता है। ये सब इसका लक्षण था। और वजन गिर जाता है, इसमें जो है सो वजन धीरे धीरे लो होने लगता है, घटने लगता है, लॉस होने लगता है। रोग के अपनी पूर्ण चरम दशा में पहुंच जाने पर रोगी 3 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है। जब रोग पूरा फैल जाता है तो 3 वर्ष के अंदर ही व्यक्ति को बचाना असंभव हो जाता है, वह मृत्यु की ओर चला जाता है। आगे बचाव और उपचार क्या है, तो HIV के संक्रमण के प्रति अभी तक कोई औषधि अथवा वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यानी कि समझ लीजिए कि HIV के संक्रमण से बचाव के लिए, एड्स के बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, यानी कि एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है। अतः निम्नलिखित उपायों के द्वारा सावधानी बरतनी चाहिए। तो सावधानी तो बरत सकते हैं ना। तो पहला है कि HIV संक्रमण से युक्त व्यक्ति के साथ यौन संपर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को यौन संपर्क रहे, यानी कि एड्स हुआ रहेगा, HIV संक्रमण रहेगा, उससे आप यौन संपर्क नहीं करें। मान के चलिए किसी महिला का एड्स है तो उससे आप यौन संपर्क नहीं, लैंगिक संबंध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्पोजल सुइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। डिस्पोजल सुई का मतलब जैसे कि किसी महिला का एड्स था और उसको सुई लगा और वही सुई से आपको भी डॉक्टर दे दिया, तो उससे भी आप फैल सकता है। उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए चढ़ाया जाने वाला रक्त, यानी कि मान के चलिए उस महिला को HIV रोगाणु से मुक्त होना चाहिए। उसको मान कर चलिए जरूरतमंद जिस व्यक्ति को मान के चलिए किसी को खून चाहिए, ब्लड चाहिए, तो वैसा ब्लड देना होता है जिसका
वो व्यक्ति जो देने वाला व्यक्ति है उसका एड्स नहीं होना चाहिए। आगे है वेश्यागमन तथा समलैंगिकता से बचना चाहिए। वेश्यागमन जिसको कहते हैं कि कोठा, वहाँ नहीं जाना चाहिए, उससे बचना चाहिए, समलैंगिकता से बचना चाहिए। और पहला और अंतिम है कि कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। एड्स की एलिसा परीक्षण से पता लगाया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एड्स का जांच किस क्या कहलाता है, तो एलिसा के माध्यम से जो है सो एड्स का पता लगाया जाता है। एलिसा का जांच जो है सो एड्स के लिए किया जाता है। तो ये देखिए किसी भी तरह का वायरस है, इसी भी तरह का वायरस होता है, ये वायरस का सीन है, आप लोग देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। आप लोग के सजेशन पर आप वीडियो में क्या कमी रह गया वो आप लोग जरूर डाउट लिखिएगा। हमारा विश्वास है कि आप लोग का एक भी डाउट क्लियर हो जाए, एक भी डाउट नहीं रह पाए, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा, और 5 सब्सक्राइबर अपने दोस्तों से जोड़िएगा, अपने तरफ से जोड़िएगा, क्योंकि जितना जल्दी आपको चैनल आपका ग्रो होगा उतना देखिए हम भी मोटिवेट होते हैं, जितना वीडियो वायरल होता है, चलता है, लाइक को मिलता है। तो हमें लाइक और कमेंट से वीडियो आप लोग जितना पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे उससे हमें मोटिवेट होता है कि चलिए स्टूडेंट तक पहुंच रहा है। जब स्टूडेंट तक नहीं पहुंचेगा कोई देखेगा ही नहीं, नहीं पहुंचेगा तो देखेगा कैसे। तो आप लोग शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तब ना पहुंचेगा। तो हम एक दिन में 2-4 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी आकर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लास लेंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।